चलो अच्छा, पेन पेन कहाँ गया? वो ले गया पेन, चलो दूसरा लो, बाद में ले लेते हैं। अच्छा बेटा इधर देखो सारे सामने, ये तो नहीं पेन आपका? चार डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है? देखो इधर आवाज ना आए, बस सामने बस, ठीक है? ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल कर ली, पॉइंट चार्ज कर ली, ठीक है? फ्लक्स के बारे में भी पढ़ना थोड़ा सा करेंगे, बट पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? अब हमारा कोर टॉपिक आ गया हुआ है कि डाइपोल में भी दो पॉइंट चार्ज थे, दोनों को सॉल्व करने के लिए पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर लगाया था। अब वो डाइपोल वाला सीन खत्म हो गया, पॉइंट चार्ज कंप्लीटली खत्म हो गया, टॉपिक कौन सा आएगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर के ऊपर होगा, तो हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे? अच्छा दो तरह की पहले पढ़ लें, एक डिसकंटिन्यूस, दूसरी कौन सी है? डिसकंटिन्यूस में कौन आता है? डाइपोल आता है। एक चार्ज यहां पड़ा, एक चार्ज यहां पड़ा, पॉइंट, 5-6 चार्जेस स्पेस में पड़े हैं, स्क्वायर के वर्टिस पे 4 चार्जेस पड़े हैं, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? डिसकंटिन्यूस। ये कर ली सारी। एवरी डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डन यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को फोर्स भी निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेंगे, ठीक है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर 4 चार्ज स्पेस में पड़े हुए हैं और इस जगह पे फील्ड निकालनी है तो कैसे निकालते हो? अगर 4 पॉइंट चार्जेस हैं और एक पॉइंट पे फील्ड निकालनी, क्या टेक्निक यूज करोगे? पहले फर्स्ट चार्ज की फील्ड होगी के क्यू वन बाई आर वन स्क्वायर, फिर के क्यू टू बाई आर टू स्क्वायर, फिर के क्यू थ्री बाई आर थ्री स्क्वायर, प्लस के क्यू फोर बाई आर फोर स्क्वायर। ऐसे करते हो, ठीक है? वो डन हो गया, वो खत्म है। नेक्स्ट पढ़ो, हेडिंग डालो। आपने टॉपिक की हेडिंग डालनी है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स लिखने हैं, ठीक है? कॉपी पे जो लिखना है, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, तो स्टार्ट कहां से करना है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्या है? डिसकंटिन्यूअस, वो हमने कर ली, ठीक है? अब कौन सी है? कंटिन्यूअस। क्या इस डस्टर के ऊपर अगर मैं चार्ज कर दूं तो आप बता सकते हो चार्ज कहां कहां पड़ा हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन ईच चार्ज की बता सकते हो? नहीं, ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर मैं कहूं चौक जो कि लीनियर है, इसके ऊपर बताओ, नहीं बता पाएंगे, ठीक है? तो जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्ट्रेट लाइन है तो हम कौन से चार्ज में यूज करेंगे? वर्ड क्या यूज करेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? अपनी कॉपी पे नोट लिख लो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन क्लास 12। क्लास 12 की बात कर रहा हूं, मैं आगे नहीं गया, बीटेक में नहीं पहुंचे या हायर फिजिक्स में नहीं गए। क्लास 12 तक के जितनी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू कंडक्टर, ठीक है? लिख लो, मेटल्स ओनली, ठीक है? टिल क्लास 12 will study continuous charge distribution. Till class 12 will study continuous charge distribution, continuous charge distribution for conductors only, for conductors only, ठीक है? Why? Because of uniform distribution, because of uniform distribution. क्या ये चौक में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है कि यूनिफॉर्म है? कहीं से चौक का साइज इंक्रीज डिक्रीज हो गया? अभी नहीं ना। दिस इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ओवर द लेंथ, ओवर द एरिया, ओवर द वॉल्यूम, ठीक है? लग गया पता, ठीक है? अच्छा पहली डिस्ट्रीब्यूशन देखो कौन सी है? लैम्डा। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा एक चीज याद रखो, टोटल चार्ज ओवर टोटल लेंथ इक्वल टू स्मॉल चार्ज ओवर स्मॉल लेंथ। ये कब होगा? अगर कंडक्टर होगा। पूरे कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना है? टोटल लेंथ से डिवाइड करोगे, क्या आएगा आपके पास? लैम्डा आ जाएगा, ठीक है? फॉर्मूले सामने देखो, ड्राइंग कर जाके, ठीक है? लैम्डा आ जाएगा। और अगर चार्ज छोटा सा हो पॉइंट, तो लेंथ भी क्या होगी? ठीक है, समझ लगे पहले? तो ये कब वैलिड है? पॉइंट चार्ज। ये हमने कब यूज करना है? जब चार्ज कहां पे होगा? स्ट्रेट रॉड पे होगा। लिख लिया पहले? सिर्फ हेडिंग डाम और ये लिखना है, लिख लिया? सेकंड का एग्जांपल देख लो, किस किस में यूज होता है? स्ट्रेट वायर आ गई, और दूसरा किस में आ गया? रिंग में। हमारे सिलेबस में क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, चार्ज लेंथ भी है, चार्ज रिंग भी है, रिंग की एक्सेस पे फील्ड निकाल लो, ठीक है? क्या रिंग पॉइंट चार्ज नजर आ रहा है आपको? बट अगर इसी रिंग को बहुत दूर से देखें तो क्या बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज। तो हम प्रूव करेंगे कि रिंग की फील्ड अगर बहुत दूर से ऑब्जर्व करते हैं किसके इक्वल होती है? ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पेपर में 3 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? बट उसके लिए हमें पहले रिंग की फील्ड निकालनी पड़ेगी। स्ट्रेट रॉड क्लियर हो गया? क्या स्ट्रेट रॉड के ऊपर कूलम्स लॉ अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं अप्लाई हो सकता? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, पॉइंट चार्ज वाली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छा इसके बाद सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी आ गई है? सरफेस। कोई रियल लाइफ एग्जांपल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की? चांदी का वर्क देखिए, जो स्वीट्स मिठाइयों के ऊपर लग रहा है, वो कितनी थिकनेस होती है? बहुत कम होती है ना, वो इसकी रियल लाइफ एग्जांपल है। थिन शीट, ठीक है?
हमारे जो प्रोसेसर है ना कंप्यूटर्स में यूज होते हैं वो सारे किसके बने हुए हैं, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है। आगे हम डिवाइस पढ़ेंगे कैपेसिटर जो एनर्जी मेमोरी सब कुछ स्टोर करता है, ठीक है, वो सब इसके बेसिस पे चलेगा काम, ठीक है। कहाँ पे देखो ये कौन सी शेप है, ये डिस्क है, ये क्या है, ये कौन है, प्लेन शीट। क्या ये थिन शीट है कि थिक शीट है, क्यों थिक है, क्योंकि इसकी थिकनेस नजर आ रही है, इट इज 3D थिक शीट। बाद में और ये कौन है, यहां पे चार्ज कहां पे, ये हॉलो सिलेंडर है कि क्लोज सिलेंडर है, हॉलो है, चार्ज कहां पे है, टॉप बॉटम पे कर्व्ड पे, कर्व्ड पे, तो पता लग गया पहले वेरिएबल। और सफेरिकल कंडक्टर है, बताना आंसर देना, सफेरिकल कंडक्टर है, अंदर से खाली है या अंदर से भरा हुआ, मेटल का, चार्ज कभी अंदर आएगा मेटल के, चार्ज में कहां रहता है, सरफेस पे, ठीक है। तो याद रखना कि अगर शेल आ जाए, सॉलिड सरफेस आ जाए, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये एमसीक्यू सर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है सारे, ठीक है। अच्छा, चार्ज वॉल्यूम में आ गया, बता रहे तो कोई रियल लाइफ एग्जांपल जिसमें वॉल्यूम के अंदर भी चार्ज हो, कोई रियल लाइफ आप देखिए तो कभी नहीं होनी, ना देखनी है, सुनी होगी। एटम का न्यूक्लियस होता है, उसमें तो प्रोटॉन्स बड़े होते हैं, क्या प्रोटॉन सरफेस पे होते हैं कि अंदर भी होते हैं, क्या वो न्यूक्लियस मेटल होता है, क्या न्यूक्लियस कोई ऑब्जेक्ट है, न्यूक्लियस स्पेस इन द रीजन है जहां पे प्रोटॉन्स को बाउंड करके रखा गया, और उसको बाउंड कौन सी फोर्स करती है, न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि प्रोटॉन आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट के रिपेल, कौन सी फोर्स, कूलम फोर्स। कूलम फोर्स क्या करेगी, उनको पॉजिटिव पॉजिटिव को अवे मूव करेगी, बट न्यूक्लियर फोर्स क्या करेगी, बाउंड करेगी। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे अच्छी एग्जांपल कौन सी, क्या लिखा पढ़ो, चार्ज इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग का मतलब क्या है, इट इज नॉट ए कंडक्टर। इसके रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम लिख लो, ठीक है। और यहां पे सिंबल क्या है इसका, रो, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। पेपर में और कुछ आए ना, एक एक नंबर में इनके यूनिट्स आ जाएंगे। चार्ज अपॉन वॉल्यूम के यूनिट्स क्या होंगे, कूलम पर मीटर क्यूब, चार्ज अपॉन एरिया कूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज अपॉन कूलम पर मीटर, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन है एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग आ सकता है, ठीक है। वैसे ही पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। बेटे क्लियर हो गई चीज, पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों निकालना है, जब कूलम लॉ फेल हो जाएगा देन वी हैव टू स्टडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू गेट द आंसर, ठीक है। और आंसर क्या क्या करेंगे, लॉन्ग रॉड होगी उसकी फील्ड निकालोगे, रिंग होगी उसकी एक्सेस पे फील्ड निकालोगे, शेल है, शेल के अंदर फील्ड निकालनी है, सरफेस पे निकालनी है, आउटसाइड निकालनी है, ठीक है। प्लेन शीट है, शीट से 5 सेंटीमीटर ऊपर 5 सेंटीमीटर नीचे फील्ड निकालनी है। इनमें से चारों ऑब्जेक्ट जो मैंने बोली है दे आर नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सभी की फील्ड कैसे निकालेंगे, यूजिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटे। क्लियर हो गया, क्या मैंने एरिया वेक्टर के बारे में बताया था आपको, क्या ये बोर्ड, ये एरिया वेक्टर, एरिया है कि नहीं है, ये बोर्ड का सरफेस, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मली आउटवर्ड, क्या होगी, मैं यहां से इसको देखा तो नॉर्मली आउटवर्ड ये है, ओपन एयर में। नॉर्मली इनवर्ड क्यों नहीं है, बिकॉज दैट इज क्लोज्ड। फ्लोर की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मली अपवर्ड, सीलिंग की नॉर्मली डाउनवर्ड, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी, पहले हो गए कॉपी, चलो वेरी गुड, बैठ जाइए, ठीक है। आप छुट्टी टाइम करवा इसे लेके, आप उधर बैठ जाइए, दे दो इसको वापस, ठीक है। चलो बैठ जाओ बेटे, और किसी ने करवाने तो इससे ले लेना, नोट्स करवा लेना, ठीक है। चलो आप बैठ जाओ। अच्छा बेटे ये क्लियर हो गया, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की डेफिनेशन लिख लो बस, क्योंकि हमें पता नहीं होती, ठीक है। तो आपने याद रखना है एरिया वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इट इज प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, और डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है। बेटे क्लियर हो गया, ये देखो ये वेक्टर का मीनिंग क्या है, ये वेक्टर क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड डेल्टा एस आ गया, एन कैप क्या हो गया, डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर। मैंने अपनी ये पाम की डायरेक्शन देखनी है तो क्या आएगी, अपवर्ड, ऐसे की डायरेक्शन क्या होगी, डाउन, ठीक है। क्लियर होगी पहले। अच्छा अब टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट 10 सालों में मोर देन 14 क्वेश्चन आए होंगे इसमें, हर साल मतलब ऑन दी एवरेज 1.4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, 2, 3, 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का न्यूमेरिकल, 1 नंबर का एमसीक्यू, इस टॉपिक के ऊपर आने ही आना, ठीक है। लग गया पता पहले। और इस पूरे चैप्टर की वेटेज अराउंड 7 to 8 मार्क की है, 7 to 8 मार्क पेपर इसी चैप्टर में से आता है। चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बेटे
सिंबल कौन सा, ये क्या कहते हैं इसको, फाई कहते हैं। नल सेट आपने पढ़ा था क्लास 11 में, उसका सिंबल था। अच्छा फ्लक्स क्या होता है, नब के सामने बेटा सीधा हो जाओ। बेटा फ्लक्स क्या होता है, सुनो, ये प्लेन सरफेस नजर आ रही है, इस सरफेस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली निकलेंगी, कैसे निकलेंगी, नॉर्मली का मीनिंग बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी फील्ड निकलेंगी या एंटर होंगी, वो काउंट कर लो, वो क्या होता है, फ्लक्स। क्या अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसका थीटा एंगल बनाती है तो फ्लक्स हमें फिर कंपोनेंट देख के निकालना पड़ेगा, वो कंपोनेंट कैसे निकाल लेंगे वो देखो। अच्छा मेरे को ये चीज बताना, एरिया की जो डायरेक्शन होती है अलोंग द सरफेस होती है कि परपेंडिकुलर सरफेस होती है, अलोंग द सरफेस के परपेंडिकुलर। ये एक प्लेन सरफेस ऐसे है, देखो इधर, इसके इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, डायरेक्शन ये भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है, क्योंकि ये ओपन है, इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है, क्लोज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, उसने एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाया, यहां पे थीटा बनाया और यहां पे क्या बनाया, समझ लगे पहले, एक में क्या बनाया थीटा, एक में क्या बनाया, हमने कौन सा चूज करना है, वी ऑलवेज यूज द एंगल एक्यूट, वी ऑलवेज यूज दिस एंगल एक्यूट, तो ये वाला नहीं यूज करेंगे, ये लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है ना, ये एडजेसेंट एंगल है, ये थीटा है, 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अच्छा पाई रेडियंस में होता है इसलिए लिखते हैं, जो देखो सामने बेटे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही है ऐसे, तो हमें चौक का कौन सा कंपोनेंट देखना पड़ना है, एक अपवर्ड होगा, वो तो टेंजेंट हो गया, क्या टेंजेंट कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही हैं, क्या वो सरफेस नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं, कौन सी कर रही हैं, तो हम कंपोनेंट कौन सा देखेंगे, दिस वन। तो बताओ फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, ई कॉस थीटा कि ई साइन थीटा, तो फ्लक्स पता क्या होता है, कौन सा कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट इनटू एरिया, ये होता है फ्लक्स, क्या बन जाएगा, ई कॉस थीटा बन जाएगा। अच्छा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, यस एरिया वेक्टर, दोनों वेक्टर ना, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के कितने वेज होते हैं, कौन कौन से, डॉट और फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स क्या है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो स्केलर आ जाए, कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट, तो इनमें अच्छा डॉट प्रोडक्ट में ई डॉट ए लिख दे या ए डॉट ई लिख दे, कोई फर्क पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी, बी डॉट ए क्या होते हैं, सेम, तो फ्लक्स क्लियर हो गया। तो यहां पे फ्लक्स के यूनिट्स क्या आएंगे बताओगे, न्यूटन पर कूलम, तो यूनिट किसके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के, साथ में कौन आएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटे क्लियर होगी। अब डायग्राम में यही चीजें बताई हुई सारी, देखो क्या इस केस में ऐसा ही है, ये थीटा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड विद द सरफेस बना रहा है कि विद द नॉर्मल टू द सरफेस, देखो फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है, ठीक है व्हाइट चॉक, अगर ये वाला ऊपर वाला एंगल देखोगे ये विद द सरफेस है, क्या है, और ये वाला एंगल सामने के साथ देखा तो ये कौन सा था, नॉर्मल। हमने कुछ ना बताया एग्जाम में, कौन सा एंगल देखना है, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, कौन सा एंगल देखना है, अपनी कॉपी पे लिख लो, नोट्स में इंपॉर्टेंट लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मेक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मेक एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मेक एंगल with normal to the surface, always make angle with normal to the surface, electric field always make angle with normal to the surface, ठीक है। अगर कुछ नहीं बताया हुआ, ठीक है, अगर बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, वो एरिया के साथ, एरिया सरफेस के साथ इतना एंगल 30 बना रही है, तो फ्लक्स में आप थीटा 30 यूज करोगे कि 60 यूज करोगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 30 डिग्री विद द सरफेस, सरफेस 30 है 60, तो ऐसा एमसीक्यू पेपर में आता होता है, लिख लो, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। अच्छा ये क्लियर होगी चीज पहले सारी, क्या ये सरफेस कांस्टेंट थी कि वेरिएबल थी, इसमें कोई कुछ चेंजेस तो नहीं है ना। अच्छा अगर मेरे पास स्मॉल सरफेस आए, स्मॉल सरफेस मतलब डीएस, टोटल कैसे निकाल लेंगे, इंटीग्रेट करके। अब यहां पे नोट्स में एक चीज गलत लिखी है, ठीक करो, अगर आपने इंटीग्रेट करते हो सिंगल इंटीग्रल, एक बार इंटीग्रेट करते हो तो एक लेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है, क्या एरिया में एक लेंथ है कि ब्रेथ भी है, दो है ना, तो कितने इंटीग्रल आने चाहिए,
यहां तो दो इंटेग्रल डालोगे, अगर दो नहीं डालने इंटेग्रल के नीचे एस लिख दोगे। क्या करना है, तो अपनी कॉपी पे ये फॉर्मूला लिखो, इन दोनों इंटेग्रल के नीचे यहां तो एस एस डाल दो, यहां पे छोटे छोटे एस डाल दो, नहीं तो दो इंटेग्रल डाल दो। तो आपने फ्लक्स का फॉर्मूला भी ये याद रखना है ऐसे, ठीक है। अगर आपने नीचे एस नहीं डाला हुआ तो नंबर नहीं मिलेंगे। और ये लूप का मीनिंग पता क्या होगा, इसको बोलते हैं क्लोज सरफेस। क्या प्लास्टिक की बॉल क्लोज सरफेस है कि ओपन सरफेस है? क्लोज है। अगर आपकी सरफेस ओपन हो गई तो लूप, नीचे लिख लो, ये लिखो पहले फॉर्मूला सामने वो वाला, और नीचे लिखो लूप ऑन द इंटेग्रल, लूप ऑन द इंटेग्रल shows closed surface, loop on the integral shows closed surface। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया पहले, इंटेग्रल लूप क्लोज सरफेस। अच्छा ये देखो, ये फ्लक्स के बारे में बता रहा कुछ, ये वाली सरफेस देखो, ये क्या पूरी सरफेस क्लोज्ड है कि ओपन है? उसने देखो छोटी सी सरफेस देखी, इस छोटी सरफेस की डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी कि इनवर्ड भी आ सकती है, क्योंकि ये क्लोज है पूरी, ये सरफेस पूरी क्या है। अगर आप छोटी सरफेस के ऊपर देखते हो तो आपने हमेशा कौन सी डायरेक्शन देखनी है, जो ओपन साइड पे। ओपन कौन है? बाहर। अंदर को नहीं देखना, क्योंकि अंदर तो सारा क्या हो जाना है, जैसे वॉल है पूरी, इस वॉल पे ये छोटा सा बोर्ड है, इस बोर्ड की डायरेक्शन अगर मैं उतार लूं, पीछे नोट करेंगे, आगे इस साइड में अंदर क्यों नोट करनी, क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ ए क्लोज सरफेस। समझ लगे पहले। अब यहां पे देखो एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और इसका नॉर्मल कहां पे है? दोनों में एंगल क्या है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? तो फ्लक्स इस केस में नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव। इस केस में बताओ पॉजिटिव, इस केस में जीरो, क्योंकि cos 90 क्या होता है? सीधे क्लियर हो गई। तो फ्लक्स मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लक्स। तो कल को विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्टेड फ्लक्स आ गया, उनमें से लाइन लिखी होगी कि फ्लक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, इज इट पॉसिबल? फ्लक्स कैन नॉट बी जीरो, पॉसिबल। व्हेन इट इज जीरो, तीन कंडीशन है, फ्लक्स तीन कंडीशन में जीरो होता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, या एरिया ही नहीं होगा, डेल्टा जीरो, या दोनों में एंगल कितना होगा? 90। समझ लग गया पहले? ये चीज क्लियर है, फ्लक्स जीरो कब होगा, कब नहीं होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आ गया बेटे, क्वेश्चन लिखो पहले, बेटे सीधे हो जाओ, क्वेश्चन नोट करो। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरी प्रॉपर्ली मैंने ना एक रेडियन के ऊपर वीडियो डालकर बना के डाली हुई है, ठीक है, 14-15 मिनट्स की है, ठीक है। और मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जैक्ट निकालते कैसे हैं तो हर जगह देखनी है आपने, हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। इस टॉपिक के साथ ही रिलेटेड है। क्वेश्चन लिखा पहले आपने, कहते हैं फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? कितनी है? 3 × 10⁻³ आई कैप। आई कैप का मीनिंग क्या होता है? अलोंग एक्स एक्सिस। पॉजिटिव के नेगेटिव? कहता फ्लक्स निकालो, एक स्क्वायर है, कितनी साइड है? 10 सेंटीमीटर। कहते साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाइजर, जिसका प्लेन किसके पैरेलल है? वाइजर प्लेन। बी पार्ट में क्या था? सेम स्क्वायर है, बट अब उसने क्या बनाया एंगल? 60 डिग्री विद, अगर प्लेन ने 60 डिग्री विद एक्सिस बनाया, पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? प्लेन। कहीं ये तो नहीं लिखा कि सरफेस ऑफ द प्लेन, क्या लिखा है? अगर प्लेन ने 60 बनाया एंगल, इट इज मीन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। अगर यहां पे लिखा होता सरफेस, सरफेस तो फिर सरफेस के साथ एंगल होता। स्टेटमेंट नोट करो पहले, जल्दी लिखो, शॉर्ट में लिख लो स्टेटमेंट। और ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है फ्लक्स का, 2 मार्क क्वेश्चन। फ्लक्स की डेफिनेशन पेपर में नहीं आनी कभी, पेपर में फ्लक्स के ऊपर न्यूमेरिकल ही आना है, और ये स्टार्टिंग न्यूमेरिकल है कि फ्लक्स निकाल के दिखाए। तो पहले आपको याद होना चाहिए, इधर क्या होता है? एक्स एक्सिस, ये क्या है? वाई, और ये क्या है? पहले केस में जो प्लेन है, स्क्वायर है, वो कौन से किसके पैरेलल है? वाई जेड ना। ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब इस प्लेन की 2 डायरेक्शन है, यहां तो इधर, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रही है? अलोंग एक्स एक्सिस है। तो बताओ फिर इसका यहां पे चूज करें कि ऑपोजिट करें? इधर। दोनों में एंगल कितना है बताओ पहले केस में?
फ्लक्स कितना आएगा ई ए। अच्छा फ्लक्स कितना ई कितना है 2 × 10 पावर। अच्छा इसको ई डॉट ए भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो आई कैप, ठीक है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर। क्या साइड 10 सेंटीमीटर मीटर में कितनी आएगी, उसका स्क्वायर कितना आएगा 0.01 या 1/100। और डायरेक्शन आई कैप और माइनस आई कैप, आई कैप। अच्छा वैल्यू सॉल्व की तो 30 आ गया, तो आई डॉट आई कितना होता है, यूनिट क्या आएगा न्यूटन पर कूलम। पहला पार्ट का आंसर आ गया, देखो पार्ट 1। कोई डाउट इसमें? ठीक है, स्टेटमेंट नोट कर ली हुई सारी, स्टेटमेंट हो गई हुई है। हाँ लिखो। तो पार्ट 1 आंसर हमने निकाल ली, कितना आया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ तो सेकंड पार्ट में पढ़ो। कहते हैं व्हाट इज द फ्लक्स टू सेम स्क्वायर इज द नॉर्मल टू द प्लेन। क्या है नॉर्मल टू द सरफेस अलोंग द प्लेन। प्लेन के जो नॉर्मल है उसने एक्स एक्सिस के साथ कितना का बनाया, मींस ये सारी डायग्राम ठीक है, बस एरिया में चेंज आया। क्या चेंज आया, इसका एरिया ये होगा ना, उसने कितने का बनाया ये, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है ना, तो बताओ ई और ए वेक्टर में एंगल कितना है 60 है ना, कि 30 तो नहीं है। तो फ्लक्स में चेंज क्या आएगा यहां पे अगर इसको सीधा करें, cos 60 कितना होता है 1/2। तो जो आपका पहला आंसर आया था कितना था 30। ठीक है। तो क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, केस स्टडी भी आ सकती है। केस स्टडी में फ्लक्स के बारे में पूछ लेंगे, गॉसियन पूछ लेंगे और 2 क्वेश्चन ये डाल देंगे एक एक नंबर के। ठीक है, पता लग गया कैसे करना है एरिया वेक्टर। बेटे कोई डाउट यहां तक? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। पेपर में लास्ट 2 ईयर से मैं देख रहा हूं आई कैप जे कैप के ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड में से आए चाहे फ्लक्स में से आए। ठीक है, तो आपको वेक्टर हेल्ड करने आना चाहिए कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, रिजल्टेंट कैसे निकालना है, कंपोनेंट कैसे निकालने, सारे आना चाहिए। ये क्या है, कांस्टेंट फील्ड है कि वेरिएबल है? कैसे कोई वेरिएबल नजर आ रहा है, एक्स वाई जेड टाइम कुछ है, कांस्टेंट है। फ्लक्स किसमें निकालना है, एरिया भी दे दिया हूं, बट दोनों क्या दिए हुए आई कैप जे कैप में। अब हमने इन दोनों का कैसे निकालना है, क्या हम ई ए कॉस थीटा लगा के कर सकते हैं कि ई डॉट एस करके नहीं करना पड़ेगा? करो। तो आपको पता है ना डॉट में क्या आते हैं, आई कंपोनेंट को आई से, जे को जे से और के को। और वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वो डिटर्मिनेट करते हैं लाइन डाल के। चलो फिर जल्दी करो बेटे, स्टेटमेंट लिख लिए। ई कितना है 5 आई कैप 4 जे कैप इंटू 10 पावर, और एरिया वेक्टर कितना है 2 आई कैप माइनस जे कैप इंटू 10 पावर। अच्छा अब क्या करें, बेटे 5 इंटू 2 10 माइनस 4, ये है नहीं, और 10 पावर 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 कितना आ जाएगा 6000 न्यूटन पर कूलम। क्या ये पॉजिटिव फ्लक्स है, तो ये सरफेस के अंदर से एंटर कर रही है, फील्ड लाइंस के लीव कर रही है। पॉजिटिव फ्लक्स एंटर करती है तो नेगेटिव होता है, लीव कर रही है, याद रखना है, लीव करेंगे तो पॉजिटिव, एंटर करेंगे तो नेगेटिव। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में बड़ी हेल्प करेगा। ठीक है, चाहे वो रॉड हो, चाहे शीट हो, चाहे शेल हो, 3 केसेस हैं, तीनों की फील्ड। ठीक है,
इनकी डेरिवेशन होती है, डेरिवेशन है ही सारी 3-3 4-4 लाइन की डेरिवेशन है, कोई बड़ी नहीं है, डायग्राम और 4 स्टेप है मैथमेटिकल, ठीक है। चांसेस कम है डेरिवेशन आने के, लास्ट ईयर आई नहीं हुई इस साल, मतलब कोई डेरिवेशन नहीं आई पेपर में, न्यूमेरिकल आया था। इनके जो रिजल्ट्स आएंगे ना, रिजल्ट्स के ऊपर न्यूमेरिकल आए हुए हैं, ठीक है। तो इस साल भी यही होना है, ठीक है। तो डेरिवेशन को इतने प्रेफरेंस नहीं देनी, मेन आपको रिजल्ट आना चाहिए। पहले स्टेटमेंट, एज ए गॉस लॉ के ऊपर ना एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर गॉस थ्योरम। 4 कंडीशन होंगी, स्टेटमेंट होंगी, उनमें से एक गलत होगी, 3 ठीक होंगी। यहां कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गॉस थ्योरम। तो स्टेटमेंट याद रखो कि ये पहले तो क्या बताता है, टोटल फ्लक्स किसके लिए, गॉस थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड टू ओपन सरफेस। अपनी कॉपी पे लिख लो, याद रखेगा कि गॉस थ्योरम को ओपन सरफेस पे तो अप्लाई नहीं कर सकते आप। गॉस थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड टू ओपन सरफेस, ठीक है। हमेशा किस पे अप्लाई होता है, क्लोज्ड। क्लोज सरफेस नेचर में कौन कौन सी है, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, ये सब क्या है, क्लोज्ड है। अगर आपने उसमें कोई एक सरफेस ओपन कर दी, उस पर गॉस थ्योरम नहीं लगेगा, ठीक है। ये कहता क्या है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर से आपने अगर फ्लक्स निकालना है, या तो लाइंस एंटर करेंगे या लाइंस क्या आएंगी, बाहर जाएंगी, या लाइंस आए जाएंगी, नहीं, जीरो फ्लक्स होगा। वो किसके इक्वल होगा, ये फॉर्मूला आ गया, देखो नीचे एस डाल दिया। अब ये इंपॉर्टेंट है, एस नहीं डाला तो नंबर कटेंगे। लूप क्यों डाला है, क्लोज सरफेस है। अच्छा, पेपर में होता है ये एक्सप्रेशन आ जाए, कहेंगे इज दिस एक्सप्रेशन करेक्ट और नॉट, यहाँ पे लूप नहीं डाला हुआ, फिर नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन के लिए आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऐसा आता है, एक्सप्रेशन लिखा होता है, पूछेंगे ये ठीक है कि नहीं है। ये 4 एक्सप्रेशन एमसीक्यू में आ जाएंगे, जो फॉलोइंग रिप्रेजेंट गॉस थ्योरम। कहते टोटल फ्लक्स किसके इक्वल है, कितना चार्ज उसके अंदर है। अगर चार्ज इनक्लोज 0 हो जाए तो फ्लक्स कितना हो जाएगा। अगर एक क्लोज सरफेस के अंदर आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दो तो अंदर से फ्लक्स कितना आएगा, सफेयर के अंदर डाइपोल रख दिया, डाइपोल का टोटल चार्ज कितना होगा, तो फ्लक्स कितना होगा। पेपर में 1 नंबर क्वेश्चन ही आता होता, ठीक है। तो लिख लो, बेटे क्लियर होगी पहले चीज, ठीक है, यहां तो लिख लिया। अच्छा आगे लिखो, गॉस थ्योरम अप्लाइड टू गॉसियन सरफेस, लिखो गॉस थ्योरम अप्लाइड टू गॉसियन सरफेस। अच्छा, गॉसियन सरफेस क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी लिख लो। प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसकी, पहली प्रॉपर्टी उसकी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी सिमेट्रिकल, इट शुड बी, नेचर में सिमेट्रिकल सरफेस कौन सी है, सिलेंडर है, स्फीयर है, सबसे अच्छे सिमेट्रिकल सरफेस यही है, ठीक है। ये ट्यूबलाइट अगर स्ट्रेट रॉड हो, इसके अराउंड कौन सी सिमेट्रिकल सरफेस होगी, सिलेंडर के स्फीयर, ट्यूबलाइट के अराउंड सिलेंडर, पॉइंट चार्ज के अराउंड स्फीयर, शेल के अराउंड स्फीयर, ठीक है। और अगर प्लेन शीट हो, अब ना स्फीयर है ना सिलेंडर है, तो क्या आधा सिलेंडर यहां पे आधा सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिकल है, आगे लिखो सेकंड पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस इज कांस्टेंट, ठीक है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं मैग्नीट्यूड, मीन डायरेक्शन में चेंज, बट वैल्यू क्या रहेगी, सेम, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, ये 2 प्रॉपर्टी है गॉसियन सरफेस की, ये नहीं भूलनी, ठीक है। प्रूफ करते हैं, बड़ा सिंपल प्रूफ है, मैंने यूट्यूब पे जो वीडियो डाली है उसमें प्रूफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसने क्या किया हुआ है कि मैंने रैंडम शेप ली हुई है सरफेस की, ठीक है। यहां पे बड़ा सिंपल सा किया हुआ है, ठीक है। तो वो घर घर जरूर देखनी मस्त है। अगर कोई कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आता है तो गॉसियन के प्रूफ के पीछे आता है। गॉसियन का प्रूफ देखो, डायग्राम ड्रॉ करो, क्या हो रहा है, एक पॉइंट चार्ज है, इसके अराउंड क्या ड्रॉ किया, स्फीयर। क्या ये स्फीयर गॉसियन सरफेस बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या ये पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस हर पॉइंट से सेम है कि डिफरेंट है, सेम है ना, कहीं पे डिफरेंट तो नहीं है। इस पॉइंट चार्ज की फील्ड यहां पे क्या होगी, मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट चार्ज क्या होता है, डिस्टेंस आर, फॉर्मूला kq/r²। यहां पे भी kq/r², यहां पे भी की, हर जगह पे कितनी होगी, बट डायरेक्शन सेम होगी हर जगह पे नहीं। अच्छा, इस जगह पे एरिया है, एरिया की डायरेक्शन में बताओ, ये क्लोज है तो इनवर्ड होगी क्या आउटवर्ड,
बाहर ओपन एयर में। इस जगह पे एरिया वेक्टर भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, दोनों में एंगल कितना है, 0। क्या ये सिर्फ इस सरफेस के लिए एप्लीकेबल है कि हर सरफेस पे ऐसा होगा? इस सरफेस, अगर सरफेस में ऐसे बना दूं, चार्ज यहां पे रख दिया, इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहां पे एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर ये है, ये सरफेस पे एरिया ये है, फील्ड ये, ठीक है ना। इट इज नॉट मैंडेटरी दैट फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपैरेलल और नॉट, ठीक है, क्लियर होगी पहले चीज। अच्छा, अब यहां पे सरफेस पे छोटा सा क्या निकालेंगे, फ्लक्स, उसको कर देंगे इंटीग्रेट, क्या करेंगे, ठीक है। पहले डायग्राम ड्रॉ करो और ये लिखो, पेपर डायग्राम बहुत नीट क्लीन होनी चाहिए आपकी, तब जाके नंबर पूरे मिलते हैं। और गॉसियन प्रूफ आता है सिर्फ 2 नंबर, 2 का भी कम 1.5 नंबर का आता है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, 1.5 नंबर का प्रूफ होगा और 1.5 मार्क का न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। सीधा कभी क्वेश्चन प्रूफ नहीं आने वाला। इस साल के पेपर में 70 में से सिर्फ 10 मार्क डेरिवेशन थी, बाकी 60 मार्क पेपर एप्लीकेशन बेस्ड था। तो आपने जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना नंबर होंगे पेपर में, ठीक है। लर्निंग बेस्ड पेपर नहीं है, फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए, फॉर्मूले को यूज करके सारे आंसर निकालने, थ्योरी क्रैमिंग वगैरह कुछ नहीं करनी। पेपर जब आंसर की आती है ना, आंसर की मतलब किसकी जगह नंबर होता है, डायग्राम के आधा नंबर होता है, जिसका लिखने का आधा नंबर होता है और प्रूव करने का आधा नंबर, 1.5 नंबर ऐसे बनता है। थ्योरी लिखो ना लिखो एक नाम, ठीक है। तो क्या पता, चलो ये लिख लिया, ये भी हो गया, बस ये खत्म कर ले बेटे। फ्लक्स का फॉर्मूला स्मॉल फ्लक्स E डॉट ds होगा ना। अब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, k क्यूब r स्क्वायर, दोनों में एंगल कितना था, 0। इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, क्या k चेंज होगा, क्या q चेंज हो रहा है, क्या r इस केस में चेंज होगा। सफेयर में हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस कितना होगा, कांस्टेंट्स के ऊपर इंटीग्रेशन नहीं लगती, 12 आते हैं। ds क्या, एक छोटा सा एरिया, पूरे सफेयर का एरिया क्या होगा, पूरे सफेयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर। आ गया, कटिंग हो गई, बन गया फॉर्मूला। सो दिस इज योर रिजल्ट। ये सबसे ही सिंपल प्रूफ है 1.5 नंबर का। इक्वेशन लिखो, इफ सम चार्जेस आर आउटसाइड द गॉस सरफेस, लिखो इफ सम चार्जेस आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, if some charges are outside Gaussian surface, will the flux, if some charges are outside the Gaussian surface, will the flux depend upon, will the flux depend upon these charges or not, these charges or not। नहीं करेगा ना, क्वेश्चन आया why, if no will the flux depend upon these charges or not। आगे लिखो if no why, क्यों। ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो पेपर में कभी नहीं पूछा जाता, इस साल पूछा जाएगा। कि गॉस थ्योरम सिर्फ अंदर वाले चार्जेस पे डिपेंड करती है, बाहर वालों का क्या कसूर है, वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ना, उनके तो फील्ड लाइंस होंगी, बट उनका फ्लक्स इंक्लूड क्यों नहीं होता। तो जो मैंने वीडियो डाली है ना 15 मिनट में, मैंने सारा प्रूव करवाया हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी है, तो घर जाके होमवर्क आपने वो करना है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।